अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबा नूर एस्पायरेंट्स। ऐसे और प्रेसी सेशन जो है आपका वो चल रहा है। ये स्पेसिफिकली आपकी एसी एंड कंपोजिशन के पेपर के लिए क्लास है, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेसी को किस तरीके से करते हैं। एक चीज तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं कि आपकी प्रेसी जो है वो आपके पूरे प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को डिटरमाइन नहीं करती। तो ये मत सोचें कि अगर आपको प्रेसी नहीं आती या आपकी प्रेसी पेपर में छूट जाती है या आप प्रेसी अच्छे से नहीं कर पाते तो आपका प्रेसी का पेपर फेल हो जाएगा। ना ही आप ये बात सोचें कि सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर की प्रेसी की प्रैक्टिस करके आपका प्रेसी का पेपर पास हो जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा अपने जहन में रखें कि आपका प्रेसी का पेपर जो है वो 100 नंबर पे मुश्तमिल है, उसमें 20 नंबर की प्रेसी है, 20 नंबर का कंपोजिशन है। इसे आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अगर आप इन दोनों सवालों के अंदर गेन करेंगे तो वो 25 होंगे। ठीक है, 25 नंबर ज्यादा से ज्यादा आप प्रेसी और कंपोजिशन का जो 40 नंबर का दो सवालात हैं उसमें से गेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स कि आपने बाकी के जो ग्रामर के पोर्शंस हैं उनके ऊपर कितनी तवज्जो दी है। एक किताब मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देती हूँ, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड बुक। इसके अंदर ईडियम्स भी मौजूद है काफी सारे, इसके अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स भी मौजूद है, इसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स भी मौजूद है। तकरीबन सारी चीजें जो आप लोगों को तैयारी के लिए चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। और जब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई थी और मैंने हमेशा हर एक क्लास में इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया है कि आप लोग डेली बेसिस के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ें, उसे अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके लिखें और डेली बेसिस पे उसके वर्ड्स मीनिंग नोट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं से सिनोनियम एंटोनियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, वो जो 20 नंबर के आपको आई होप पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में आपका सबसे पहला सवाल जो होता है वो 20 मार्क्स के सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं। ठीक है, वो सिनोनियम एंटोनियम्स बहुत आसान नहीं होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, वो थोड़े से टफ होते हैं। आपको उन सिनोनियम एंटोनियम्स को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि डेली बेसिस का एक आर्टिकल पढ़े, उसमें से 5 अल्फाज नोट करें। इंटरनेट पे, फेसबुक पे आपको जगह जगह अल्फाज, सिनोनियम एंटोनियम्स, वर्ड्स मीनिंग मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कि पता नहीं कितने सालों से इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि डॉन के अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उसके अंदर से आप वोकैबुलरी याद करें। और ये नहीं है कि आप कोई डेली बेसिस के 100 अल्फाज याद करें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। डेली बेसिस के 5 से 10 अल्फाज याद करें, दैट्स इट। वो आपके लिए काफी है। साथ साथ आपके स्पेलिंग इंप्रूव होंगे, आपके वर्ड्स मीनिंग यानी कि सिनोनियम एंटोनियम्स इंप्रूव होंगे। जब भी किसी लफ्ज का मीनिंग देखें तो साथ में अपने आप को एक हैबिट में मुब्तला कर लें दैट वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर द सिनोनियम ऑफ एनी वर्ड you must go for the entonym of that word as well. Every English newspaper is fine. आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट दैट असेंशियल या इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ डॉन पढ़ें। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अच्छा, उसके बाद वो जो आर्टिकल आपने डेली बेसिस पे पढ़ना, फॉर ऑल दोज पीपल जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें प्रेसी का बिल्कुल भी नहीं पता, वो जो आर्टिकल एस्पायरेंट्स आपने पढ़ना है, आप उस आर्टिकल को दरअसल बहुत ज्यादा चीजों के लिए प्रैक्टिस करें। वो आर्टिकल आपके वर्ड्स मीनिंग, आपकी सिनोनियम एंटोनियम, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, आपके जो है ईडियम्स और आपकी करंट अफेयर्स, आपके साइंस ऐसे के जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन सब चीजों को डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ सबसे मजे की बात है कि वो आर्टिकल आपको प्रेसी और कंपोजिशन के लिए प्रैक्टिस करा रहा है। वो जो आप एक ओपैड या आप एक ओपिनियन या एक एडिटोरियल या कॉलम पढ़ते हैं, जो कि मैंने शुरू में कहा था, अगर आप लोग अभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इट इज नॉट टू लेट। अभी बहुत देर नहीं हुई है। यू पीपल कैन स्टार्ट प्रैक्टिस राइट नाउ और आप देखेंगे कि इवेंचुअली उसका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा निकलेगा। अच्छा, तो हम प्रेसी की बात कर रहे थे। प्रेसी जो है, मैंने बोला कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सिर्फ इस प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेसी का पेपर पास कर लेंगे। लेकिन प्रेसी एक ऐसी चीज भी नहीं है कि आप इसे मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दें। देखें, ये एक सवाल है जो कि 20 नंबरों का है, 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स बहरहाल इंपॉर्टेंट है। उन 20
मार्क्स को सिक्योर करने के लिए मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि वीक में 3 डेज प्रेसी की प्रैक्टिस करें और वीक में 3 या 2 डेज आप कंपोजिशन या कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करें, तो आप जो है उससे भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली प्रेसी और कंपोजिशन के अंदर, कंप्रीहेंशन के अंदर, व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू जज, द एग्जामिनर वांट्स टू जज वेदर यू आर कैपेबल ऑफ कंप्रीहेंडिंग अ सर्टेन पैराग्राफ, whether you are capable of understanding the implied meaning of a paragraph। क्या आपको समझ आ रही है कि उसने क्या कहा है? ठीक है। अब प्रेसी के अंदर जो आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत आसान पैराग्राफ नहीं होते, दे आर समवॉट डिफिकल्ट पैराग्राफ्स। और मैंने लास्ट क्लास में आई टॉक्ड अबाउट होल्डिंग द प्रेशर, प्रेशर को होल्ड करने की बात की थी। देखें, प्रेसी करने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज क्या है? वो क्या है जी? वो ये है कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ें। अब हम जनरली जब कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसे एक दफा पढ़ते हैं और 2-3 लाइनों के बाद हमें समझ आनी बंद हो जाती है। फिर हम दूसरी दफा भी यही कोशिश करते हैं, फिर अगली दफा चौथी लाइन पे जाके दिमाग ब्लैंक हो जाता है और हम लोग मधार। अच्छा जी, तो फिर हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि प्रेसी बेसिकली जो है ये क्यों जरूरी है और इसको करना या इसको सीखने के लिए क्या जरूरी है? इसको सीखने के लिए प्रेशर को होल्ड करना जरूरी है। आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप उस पैराग्राफ को पूरा समझ पाएं। लेकिन यहाँ पे एस्पायरेंट्स की कंडीशन जो होती है, अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं और अगर आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं, ठीक है, तो फिर आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये सिचुएशन है कि वो एक पूरा पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते हैं। वो पढ़ते हैं और उन्हें समझ आना बंद हो जाती है। आप लोग इस चीज को पिक कर रहे होंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इस चीज पे अडेमेंट रहें, इस पे फोकस्ड रहें, प्रेशर को होल्ड करें, उस सर्टेन पैराग्राफ को या जो भी आप पढ़े हैं उसे फोकस के साथ पढ़ें, उसे समझें। शुरू में आप जब कोई आर्टिकल कर रहे हैं या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, अच्छा जी, तो हम अब बात कर रहे थे कि उस प्रेशर को होल्ड करना सीखें। शुरू में आप उस प्रेशर को 1 पैराग्राफ के लिए, फिर 2 पैराग्राफ्स के लिए, फिर 3 पैराग्राफ्स के लिए, फिर 4 पैराग्राफ्स के लिए, इवेंचुअली एक वक्त आएगा जब आप 10 से 20 पैराग्राफ्स को या 10 से 20 पेजेस को डेली बेसिस पे पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। ठीक है, बिकॉज देखें, चीजें बतानी हमने हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि कोई एस्पायरेंट्स, कोई बंदा आके मुझे ये कहे, जी मैं जुडो कराटे सीखना चाहता हूँ, आप मुझे बोल बोल के जुडो कराटे सिखा दें। तो भाई आप उसे तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए, मैं इस चीज पे हमेशा फोकस करती हूँ। तो आप लोग, अगर आप अभी प्रेसी पे नहीं आए और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो हरगिज CSS के पास पेपर से आप लोग प्रेसी सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसे तमाम लोग जिन्हें इंग्लिश का इशू है, ऐसे तमाम लोग जो एक पैराग्राफ पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे तमाम लोग जो बिगिनर स्टेज पे हैं, वो CSS की प्रेसी नहीं करेंगे, वो आम सिंपल पैराग्राफ्स करेंगे। आप द न्यूज पढ़ सकते हैं, आसान एक है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर बहुत आसान लैंग्वेज होती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसकी एक सिंपल आसान न्यूज ढूंढ लें, ठीक है, उसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कुछ इंटरनेट से इजी पैराग्राफ्स है वो लेके भेज दूंगी, आप उन्हें कर सकते हैं और आप उन्हें डेली बेसिस पे करें। आप उन्हें डेली बेसिस पे करें, एटलीस्ट डेली बेसिस पे नहीं तो 3 टाइम्स अ वीक जो है आप उन प्रेसी के पैराग्राफ्स को जरूर करें। देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को मिलाते जा रहे हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप पीछे वाली चीजों को मिस ना करें। अब हम जब अच्छी प्रेसी के फीचर्स डिस्कस करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले एक अच्छी प्रेसी से ये साबित करना होता है कि मुझे पैराग्राफ की समझ आ गई है। आप एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता होता है कि आप किसी बात को इफेक्टिवली कम से कम अल्फाज में कैसे बयान कर सकते हैं, इख्तिसार में, ठीक है, किसी चीज को समराइज करके आप कितने अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। एग्जामिनर जस्ट वांट्स टू नो दैट। अब गुड प्रेसी की फीचर्स बात करूं तो उसमें क्लैरिटी होती है। आप जब प्रेसी का ओरिजिनल पैराग्राफ देखते हैं तो उस प्रेसी के ओरिजिनल पैराग्राफ में
क्लैरिटी होती है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही होती, बिकॉज आपकी कंप्रीहेंशन स्किल्स, आपकी कंप्रीहेंडिंग स्किल्स वीक होती हैं, समझने की सलाहियत आपकी कमजोर होती है, आपने इतना पढ़ा नहीं होता कि आपका दिमाग ऐसी लैंग्वेज को ग्रैस्प कर सके। तो फिर उसके लिए एक बेहतरीन चीज क्या है? बेहतरीन चीज ये कि इतना पढ़ें कि आप हर पढ़ी जाने वाली चीज को समझ सकें। अब आपकी प्रेसी के अंदर याद रखिए कि क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी से मुराद है आप जो है, आपको बड़ा वाज़ेह पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आपको बड़ा वाज़ेह पता होना चाहिए। और आपके अल्फाज, एक अच्छी प्रेसी मुश्किल अंग्रेजी में नहीं लिखी जाती। एक अच्छी प्रेसी के अंदर याद रखिए आसान लैंग्वेज इस्तेमाल हुई होती है। देन आपकी प्रेसी के अंदर ब्रेविटी एंड प्रिसीजन, आपकी प्रेसी जो है वो शॉर्ट होती है। जितनी बात आप शॉर्ट करेंगे, एटलीस्ट 1/3 उसकी लेंथ होनी चाहिए। इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। जितनी आप शॉर्ट बात करेंगे उतना इफेक्टिवली आप एग्जामिनर को जो है वो कन्वे कर पाएंगे, ठीक है? अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद बात को इख्तिसार के साथ करने का मतलब है कि आप जो है कुछ अल्फाज उठाएं, कुछ लाइंस उठाएं, कुछ जुमले उठाएं, कुछ सेंटेंसेस उठाएं और उन्हें एज सच लिख के आ जाए। देखिए, अ गुड प्रेसी इज बेसिकली नॉट द इमिटेशन, इट्स नॉट द इमिटेशन, इट्स बेसिकली रिक्रिएशन। इट्स द रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ्स, इट्स द एक्सप्रेशन और इट्स द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। ये आपके अपने अल्फाज में उस पैराग्राफ की एक छोटी सी समरी है। समरी जो है इट इज समवट डिफरेंट। समरी के अंदर आप जो है इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि मैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं या नहीं, आप सिर्फ उसे समराइज कर रहे होते हैं। लेकिन प्रेसी के अंदर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे होते हैं, ठीक है? तो प्रेसी जो है ये बेसिकली ओरिजिनल पैराग्राफ से सेंटेंसेस नहीं उठाना होता, ये इमिटेशन नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप कोहेरेंस को, इंटरकनेक्टिविटी को, एक गुड राइटिंग स्टाइल जो है वो मुश्किल इंग्लिश नहीं होता। एक गुड राइटिंग स्टाइल जो है वो एक मुश्किल इंग्लिश नहीं होता। तो आप एक गुड राइटिंग स्टाइल को मलहूज़े खातिर रखते हुए उस पैराग्राफ को रिक्रिएट करें। ये आपके ओरिजिनल पैसेज का एक मिनिएचर वर्जन होता है, ठीक है जी? उसके बाद इसके अंदर एक लॉजिकल ऑर्डर होता है। देखिए, चीजों का एक लॉजिकल ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पर आपको अपने फादर से किसी बात के लिए रिक्वेस्ट करनी है और आप उसके लिए 3 रीजंस जो है उन्हें रखते हैं। आप मिसाल के तौर पर अपने फादर को ये कह रहे हैं कि वो आपको किसी पिकनिक पे जाने दें या वो आपको किसी ट्रिप या टूर पे जाने दें, तो आप 3 रीजंस रखते हैं। आपकी पहली वाली रीजन होगी, आप कोशिश करेंगे कि वो बड़ी सॉलिड हो। दरमियान वाली रीजन आप सोचेंगे कि अच्छा यार अगर थोड़ी कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लास्ट वाली रीजन जो है वो भी आप सॉलिड रखने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि शायद इस पे अब्बा मान जाए। तो आपकी जो प्रेसी है वो बिल्कुल इसी तरीके से लॉजिकल ऑर्डर में होती है। आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या तो एग्जामिनर या वो जो ओरिजिनल पैसेज का राइटर है उसके मुताबिक रखें, अगर उसे चेंज करना है तो लॉजिकली चेंज करें। और ये वेल निट और वेल क्राफ्टेड होती है, ठीक है? इसे ये अच्छे से कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं लगता चाहिए, मैं अभी यहाँ पे मैं आप एक मिसाल देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ प्रेसी के पेपर की और मैं अभी आपको यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट कर दूँ, तो क्या वो आपको बात एक कोहेरेंट लगेगी? मेरी हर बात जो है वो एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी निकल रही है। बिल्कुल यही बात आपको प्रेसी में भी फॉलो करनी है। और इस चीज को आप एक्सपीरियंस कब करते हैं? You people get to experience all these things when you would be attempting the Presi. Otherwise, if you keep hearing the lectures, if you keep hearing the theories or the principles or the things that you people are supposed to follow while writing the Presi, you will never be able to do a Presi. You will never be able to ace CSS. CSS will be aced by you only through your practice and only through your hard work. अच्छा जी, उसके बाद भी people were talking that it must have coherence, it must have some linking devices, because ऐसा होता है that in a Presi paragraph you people are supposed to summarize the long sentences and you people are supposed to pick out the important points of the original paragraph.
And when you people pick out the original points of the important points of the original paragraphs, it is always hard for you to link those sentences together. So what you people are supposed to do, you people are supposed to use linking devices. Like you people can create the link between two important points by using the word therefore, by using the word because, and the words like that. Then your précis should have the order of the original passage. Now this one is not the hard and fast rule. आप अपनी précis के जो ideas हैं, उसके जो arguments हैं, उन्हें अपनी मर्जी से थोड़ा सा change कर सकते हैं. Your précis must have a title. What is the meaning of the title and what is the purpose of a title? A title basically shows the examiner that आपने उसका concept क्या समझा. It is basically the concept. I am telling you the story of a greedy dog. अब मैं आपको लालची कुत्ते की कहानी सुना रही हूँ. What you people are getting from it? Some people would say that that's a story of a greedy dog. Now क्या वाकई उस कहानी का मतलब एक कहानी सुनाना था? It was basically the lesson behind it. And what was that lesson? Greedy's curse. The lesson was Greedy's curse. Likewise, when you people are attempting or doing a précis, you people need to grasp the very concept, the very theme that is hidden beneath the lines. Now it should be in reported speech. ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती. उसके बाद जी आपकी précis जो है, अब आई हैड सम स्टूडेंट्स जो कि लास्ट हमारे CSS के बैच में थे, उसके अंदर वंस आई सेड कि मैंने आप लोगों को, उन लोगों को मैंने एक précis असाइन किया. देयर वाज अ स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने से बातें सारी लिख दी. अब मैंने जब उस précis को पढ़ा तो मैंने कहा भैया आपने ये क्या किया, ऐसा आप पेपर में नहीं करें. दिस इज जस्ट एन इमेच्योर थिंग, क्योंकि एग्जामिनर को इवेंचुअली पता चल जाएगा दैट यू पीपल आर नॉट फॉलोइंग द ओरिजिनल पैसेज. एंड इफ ही गेट्स टू नो दिस, ही इज नॉट गोइंग टू ग्रांट यू एनी मार्क्स, क्योंकि उसने आपकी लकीरें देखकर, आपके भरे हुए पर्चे को देखकर आपको मार्क्स तो नहीं देने. याद रखें कि दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है ये. तो बिहेव लाइक दैट कि आप वाकई पाकिस्तान के मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम के लिए बैठे हैं. आपकी हर बात से, हर चीज से ये चीज शो होनी चाहिए. आपकी लैंग्वेज से, आपके बात करने के तरीके से, आपके लिखने से, आपके थिंकिंग पैटर्न से ये बात पता चलनी चाहिए. बिकॉज ये सारी चीजें वो लोग जज करेंगे. ट्रस्ट मी, वो आपका लैंग्वेज स्टाइल, आपका बात करने का तरीका इंटरव्यू में और इवन रिटन एग्जाम में भी वो बहुत समझदार, और एक उनके अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आपकी ये सारी बातें समझ जाता है कि आप किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं. इसलिए अपनी शख्सियत को अभी से इम्प्रूव करने की कोशिश करें अगर आप सीरियसली से एस्पायर कर रहे हैं. अब précis के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं. अच्छा जी, आप अपनी précis को मेन आइडिया को हाईलाइट करके करें. आपके पैसेज का मेन आइडिया क्या है, ठीक है. आप एक कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें. कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने से वही बात मुराद है. आपकी हर बात एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए. एक दफा आपका मेन आइडिया एस्टैब्लिश हो जाता है, और ये चीज मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी भी, तो आप फिर अपने उस मेन आइडिया के गिर्द अपनी कहानी को इवॉल्व करते हैं. जैसे आप अपने ऐसे के एक टॉपिक के गिर्द अपने पूरे आर्ग्यूमेंट्स को इवॉल्व करके एक 2500 अल्फाज का ऐसे लिखते हैं, और बाद में मतलब ऐसे लिखने के बाद एक अजीब सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि यार माशाल्लाह हमने कितना अच्छा काम किया. एक लेंथी पैसेज को आपने क्लैरिफाई और कंप्रेस करना होता है, ठीक है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट डाटा को आपने छोड़ना नहीं होता. सारी की सारी अनइम्पॉर्टेंट चीजों को आप छोड़ सकते हैं. उसके बाद आप ये याद रखें कि अगर आपकी précis के अंदर हिस्ट्री या हिस्ट्री से मुतल्लक कोई भी चीज डिस्कस है तो आप उसे पास्ट के अंदर करें, उसका टेंस पास्ट में लिखें. उसके बाद आगे अगर हम चले तो हमारे पास है कि précis में क्या नहीं करना चाहिए. अपनी ओपिनियन, इवन अगर आपकी précis जो है वो किसी एथीस्ट के लिखे हुए पैराग्राफ पे मुश्तमिल है, तो स्टिल यू पीपल आर नॉट सपोज टू टेल एनीथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द précis और इन द ओरिजिनल पैसेज. आपको अपने रिमार्क्स, अपना क्रिटिसिज्म जो है वो वहां पे विदहोल्ड करना है. उसके बाद précis के अंदर कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है. ये हमेशा स्टेटमेंट में होती है.
ایون اگر آپ پریسی نہیں بھی کر رہے, اگر آپ کو پریسی کے اوپر ڈونٹس لکھا نظر آ رہا ہوگا, یہ کنٹریکشن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کنٹریکشن وہ ہوتی ہیں جہاں آپ کسی بھی لفظ کو چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ڈونٹ کو ایسے لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ گورنمنٹ کو چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ آئی ول آئی شیل کو چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں, کنٹریکشن کے اندر کنٹریکٹ کر کے لکھ دیتے ہیں. تو آپ جب ایسے اپنا کوئی پیپر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یو پیپل آر ناٹ سپوز ٹو یوز اینی سارٹ آف کنٹریکشن. اس کے بعد جی آگے چلیں تو آپ کا جو پیسج ہونا چاہیے وہ جرکی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب آپ کو پتہ لگنا چاہیے ایگزامینر کو کہ آپ کو ساری کی سارے مین آئیڈیاز کا پتہ چل گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مووی دکھاتی ہوں, اب اس مووی کے بعد آپ اس پوری مووی کو آپ سمجھ گئے تو آپ اسے پورے ایک پیراگراف میں کریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا گریڈی ڈاگ آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہے, آپ اسے ایک پیراگراف میں ایزیلی کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. بالکل اس طریقے سے اگر آپ کو اوریجنل پیسج کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اس کو ایک پیسج میں لکھ لیتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی امپورٹنٹ لائن آپ سے مس ہو جاتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ وہ لنک نہیں کریٹ کر پاتے, اور اگر آپ وہ لنک نہیں کریٹ کر پاتے تو پھر آپ کو اس طریقے سے مارکس بھی نہیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آگے چلیں ہم, تو ہمارے پاس ہے جی یہ ایک پریسی کا پیراگراف ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی, آئی ول گرانٹ یو 10 مارکس 10 منٹس. آپ لوگ 10 منٹ تک اس پیراگراف کو پڑھیں, اسکرین پہ آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے. دین آئی وڈ آسک فرام یو پیپل کہ آپ کی اس پریسی پیراگراف کے بارے میں کیا اوپینین, اور آگے چل کر پھر ہم اس پریسی پیراگراف کو سالو کریں گے. اوکے گائز, سو ابھی میں ریکارڈنگ کو پاز کر رہی ہوں. اچھا جی, اب ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہمیں اس میں 4 تھیم سینٹینسز پتہ چلتے ہیں. از دیر اینی ون جس نے یہ تھیم سینٹینسز اپنے ذہن میں نکالے تھے؟ ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جو پیراگراف پڑھا اس میں ہم نے 4 تھیم سینٹینسز نکالے. پہلے ہمیں پتہ چلا ارتھ کویک جو ہے اٹس اے ڈیڈلی اینیمی آف مین کائنڈ. دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ جنرلی ارتھ کویک سے کیا نقصان ہوتا ہے, پارٹیکولرلی ارتھ کویک سے کیا نقصان ہوتا ہے, اور سائنٹسٹ کیا کر سکتے ہیں. یہ 4 تھیمز ہیں جو کہ آپ کو اس پیراگراف کے اندر نظر آئے. آپ نے انہیں فگر آؤٹ نہیں کیا کیونکہ ابھی آپ اس طریقے سے سوچنا شروع نہیں ہوئے جس طریقے سے آپ پریسی کو کرتے ہیں. اب ہم آگے چلے تو یہ 4 تھیم سینٹینسز جو ہیں انہیں اب مزید ہم آؤٹ لائن بنا دیں. سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ تھا ارتھ کویک جو ہے وہ ڈیڈلی اینیمی ہے مین کائنڈ کا. اس کے اوپر ہم 3 پوائنٹس بناتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ نیشنل باؤنڈری یا پولیٹیکل ایفیلیشن کے بنا سٹرائک کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ارتھ کویک کی پاور جو ہے وہ کسی بھی مین میڈ ویپن سے زیادہ ہے, اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ ابھی تک اس چیز کو فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل ارتھ کویکس. جنرلی ارتھ کویک کیا ڈیمیج کرتا ہے, وداؤٹ وارننگ سٹرائک کرتا ہے, اور کوئی بھی سٹی, کوئی بھی شہر, کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی ملک جو ہے ود ان سیکنڈ جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پارٹیکولرلی کیا ڈیمیج کاز کیا ارتھ کویک نے, وہ یہ ہے کہ جی سیز, ماؤنٹینز سارے کے سارے جو ہیں وہ اس ارتھ کویک سے ڈیمیج ہوتے ہیں. اس کے بعد اس نے بتایا 1755 میں ایک ارتھ کویک آیا اور 1970 میں ایک ارتھ کویک آیا. سائنٹسٹ کیا کر رہے ہیں, سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ الاسکا میں ایک ارتھ کویک آیا اور وہ اتنا ایکسٹریم تھا, وہ بھی ارتھ کویک کی پاور کو ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ ارتھ کویک کہاں پہ آنے والا ہے تاکہ پریکاشنری میئرز لیے جا سکے. دیٹس اٹ. اب ہم جو آؤٹ لائن دیکھتے ہیں اس میں ہم ایک رف ڈرافٹ بناتے ہیں. وہ رفٹ یہ ہے, آپ سب لوگوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ اس رف ڈرافٹ سے ایک دفعہ گو تھرو کریں. سو دس از بیسیکلی رف ڈرافٹ جو کہ آپ نے اپنی پیراگراف کے لیے بنایا. ابھی دس از دا فائنل ڈرافٹ جو کہ آپ اپنی پریسی کا بنائیں گے, اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی ڈرافٹ سے یا کچھ بھی پڑھیں تو آپ اپنے میجر پوائنٹس یا اپنے آرگیومنٹس نکال سکتے ہیں. جب آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, ایک اوپینین پڑھ رہے ہیں, تو آپ صرف اور صرف سمپلی اس کے اندر سے اپنے پوائنٹس نکال سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اوریجنل پیراگرافس میں سے 4 پوائنٹس پہلے نکالے تھے.
ٹھیک ہے. اور اگر آپ فردر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہی 4 سے 5 پوائنٹس کے اوپر اپنی مرضی سے ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے. لیکن وہ پوائنٹس نکالنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. کیوں؟ وہ آپ کو ایک عادت ڈالے گا کہ آپ چیزوں کو سمپلیفائی کریں اور ایونچولی وہ آپ کے کرنٹ افیئرس کے، پاکستان افیئرس کے اور ایسے کے شارٹ نوٹس بھی بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اوریجنل پیسج ہے جو کہ آپ کے اس پریسی کے پیراگراف سے ہم نے ایوالو کیا ہے. آپ سب لوگوں کو یہ سلائیڈز فارورڈ ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے اسی پیٹرن کے اوپر اسی پیسج کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو اکثر میں آرٹیکلز پوسٹ کرتی رہتی ہوں. ہمارا فیس بک گروپ ہے CSS اوتاق کے نام سے، اور ہمارا فیس بک پیج ہے انسٹیٹیوٹ آف کیریئر سروسز کے نام سے. ان دونوں جگہوں پہ ہم جو ہے وہ اکثر کوئی اوپینینز وغیرہ اچھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں. آپ وہاں سے جا کے اوپینین دیکھ سکتے ہیں اور انہیں سمپلیفائی کر سکتے ہیں. فی الحال آپ لوگوں نے اس کو سمجھنا ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو پریسی کرنے کے لیے بھی دوں گی. آپ لوگ اپنی پریکٹس کے لیے اسی پیسج کے اوریجنل پیراگراف کی پریکٹس کرنے، اسی پیسج کے اوریجنل پیراگراف پہ آپ اپنا ایک پریسی پیراگراف بنا کے اسے آپ جو ہے جو یہاں پہ فائنل ڈرافٹ بنا ہے اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ کلاس جو ہے آپ لوگوں کی 9 بجے ہے ایسے کی. ان کیس ابھی کی کلاس میں آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو یو پیپل کین آسک.